a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोशिशें तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। कल सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने एक अहम मीटिंग की, अहम सियासी रहनुमाओं को मदऊ किया। इस इजलास में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर खान, लियाकत बलोच समेत अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में ये कहा गया कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इत्तेहाद के साथ बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने थे। कल के इजलास के बाद अब ये उम्मीद शायद अपोजिशन के लिए ज़रूर हुई है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक अपनी शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। मोहम्मद अली दुरानी ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि तहरीक इंसाफ को अब हुकूमत से बातचीत की बजाय दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बात करनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम। इतना मार्जिन देने के बाद अब पीटीआई की कतन ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत के साथ डायलॉग करे, क्योंकि हुकूमत जो है वो कब्जा करने के बावजूद वो आज भी किसी किस्म का रैशनल बिहेवियर नहीं कर रही। अब पीटीआई को की वक्त है कि वो इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और अवाम जो आज हुकूमत के साथ नहीं है उनके साथ मिलके एक ऐसा पब्लिक कोalition बनाएं, जो कोalition जो है वो उनको उनकी हदूद में लाने के लिए अपना रोल प्ले करे। एक जानिब तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका करार दी जा रही है। आज मुलाकात हुई है पंचोता साहब की और उन्होंने जो खबर दी है उसके मुताबिक बानी पीटीआई ने उनसे कहा है कि पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस गिरफ्तारी से और किसी भी तरीके की उनको इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या कहा था नईम पंचोता साहब ने, पहले वो देखिए। हमारा किसी के साथ या जनरल फैज़ के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। खान साहब ने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए। लेकिन कल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि फैज़ हमीद आखिरी वक्त तक आर्मी चीफ बनने की कोशिश करते रहे। ज़रा देखिए। जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने ये पेशगोई की है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के बाद मुल्क में सियासी तनाव कम होने जा रहा है। कैसे, ये भी देखिए। सियासी तौर पे तो लावारिस और यतीम हो गई आज पीटीआई और बैकबोन तोड़ दिया आज पीटीआई। 40% पाकिस्तान के जो मसले हैं जिसमें पोलराइज है, नेगेटिविटी है, गालम गरोज है, आग जलावा है, लड़ाई झगड़ा है, वो आज कंट्रोल हो जाएगा। कोई बड़ा ट्रायल किसी सियासी शख्सियत का मिलिट्री कोर्ट में भी होने जा रहा है? ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अंदर दो राय नहीं होनी चाहिए। जहाँ फौज के ऊपर कोई हमला हुआ है तो फौज इसका जवाब देगी, हम तो नहीं देगी। वेरी क्लियरली ठोस सवाल मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट, और भी बहुत कुछ मौजूद है। तो अब पाकिस्तान पहले ये नारा है, उसके बीच में जो आएगा वो बुलडोजर के नीचे चला जाएगा। सो क्वेश्चन है इसके, क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है? कल की खबर के बाद जो कि अपेरेंटली पीएमएलएन का कहना यह है कि पीटीआई के लिए बुरी खबर है, अगरचे आज पीटीआई ने अपने आप को इससे डिटैच कर लिया है, लेकिन क्या ये जो ग्रैंड अलायंस है ये एक जवाब है उस खबर का, और आगे आइंदा आने वाले दिनों में होगा क्या? I'll start with you, शेफ शाहीन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल जो एक बातचीत हुई है, एक तासुर ये बन चुका था कि पीटीआई से तो नहीं बनना ग्रैंड अलायंस, अब क्या होने जा रहा है? देखें, ग्रैंड अलायंस तो हमने एक लिहाज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से बना दिया। बाकी तो 2-3 मज़ीद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अच्छी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका स्टेट पावर भी है। JUIF है, जमात इस्लामी है, TLP है, हमारी सबसे बात हो रही है और हम ये तवक्को रखते हैं कि वो बजाय इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने, वो हमारे साथ मिलकर करें ताकि उसका कलेक्टिव जो एफर्ट्स आएगी उसका नतीजा ज़्यादा बेहतर बरामद होगा। देखें, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम की पोजीशन ये है कि आज वो इमरान खान को हकीकी नुमाइंदा और हकीकी अपना हुक्मरान समझते हैं। आज फेडरेशन की अगर वाहिद अलामत है वो इमरान खान है या PTI है। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में GB और गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर समेत
इस्लामाबाद समेत, और अगर कहीं हर जगह पे मौजूद है वो लीडरशिप इमरान खान है या पीटीआई है। बट ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है ना शोएब शाहीन साहब, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है, आपकी जमात है, ग्रैंड अलायंस तो ये बात नहीं मानेगा। आप फॉर्म 45 उठा लें, आपके सामने सारा रिजल्ट मौजूद है। आपको चलें, मैं छोड़ देता हूँ सारी बातें। आज भी केपी में हमारी हुकूमत है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम यहाँ मौजूद हैं, पंजाब में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारी वहाँ मौजूद है, सिंध में, और जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी सबसे ज्यादा। Yet I agree with you. Yet you cannot have this solo flight. अकेले कुछ नहीं कर सकती पीटीआई, बट इस ग्रैंड अलायंस में जब तक आप दूसरों को उनकी अहमियत नहीं देंगे, या अगर आप यही कहेंगे कि बस हम अहम हैं, तो कैसे आपकी आपस की बातचीत होगी? देखें, हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाया, हमने उसकी सदारत अपने किसी वर्कर को या किसी लीडर को नहीं दी, हमने वो महमूद खान अचकज़ई को दी, जिससे हमारा, हालांकि जो कैंडिडेट थे सलार काकड़ साहब 32,000 वोट की लीड से जीते हुए थे, और वो उसको लेकिन महमूद अचकज़ई को 8वें नंबर वाले बनाया, लेकिन उसके बाद उनको टास्क दिया, लेकिन फिर कोई इख्तियार नहीं दिया। किसने कहा नहीं दिया? हमने पूरी तरह इख्तियार दिया उनको। आज भी हमारे साथ बैठे हुए, कोई इख्तिलाफ थोड़ा है, लेकिन उन कठपुतलियों को इख्तियार नहीं था बात करने का। उन्होंने कहा जी हमें एपीसी हम बुला रहे हैं, हमने कहा हम आएंगे। उन्होंने कहा जी हमसे मुज़ाकरात करें, हमने कहा जो बात करनी है आप महमूद अचकज़ई से बात करो। लेकिन क्या किया, ये बात अभी आज तक एपीसी की तारीख तो बात की बात है, अभी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 15 जुलाई को तारक किसके कहने पे कहता है कि नहीं जनाब हम तो पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये गुफ्तगू करने वाले हैं या बातचीत करने वाले हैं? और फिर हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। 26 हमारे वर्कर्स अभी तक उठाए हुए हैं जिनका आता पता ही कोई नहीं है। अजहर मिशवानी के भाई हूँ, शहबाज गिल के भाई हूँ, जो उसको पिछले हफ्ते छोड़ दिया, बाकी लोग हूँ। बात यह है कि और जिस तरह की FIR हैं, जिस तरह हमारे लोगों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ ये हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ CPM को एतमाद साजी का माहौल है बातचीत करने के लिए। इन कठपुतलियों के पास ना अख्तियार है, ना इनको अथॉरिटी है, ना ही ये करना चाहते हैं। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो की तरफ लेके जाओ इन चीजों को। और अगर वो ज़ाहिर जब बातचीत होगी तो सबसे पहले जिसका मैंडेट है उसको वो वापस होगा। वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह हारा हुआ है, आप पटन की रिपोर्ट उठा लो, इस्लामाबाद के हल्के आप उठा लो, पिंडी के चीफ कमिश्नर का वो आप स्टेटमेंट उठा लो, यानी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां इनकी कोई अखलाकी साख हो, आईनी साख हो या कानूनी साख मौजूद हो। Right. If you allow me, Ali Ghaur Baloch साहब, thank you so much for being on the program. Grand Alliance जिस तरीके से भी बने, लेकिन टारगेट तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट क्या करेगी इंगेज करने के लिए? शायखा खान अब्बासी साहब, एंड आई नो आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ही बिलीव्स के ग्रैंड डायलॉग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस बन गया है, अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ अपोजिशन में बैठी होती हैं, ऑब्वियसली उनका आपस में रब्ता होता है और होना भी चाहिए। ये तो एक सियासी अमल है। गवर्नमेंट चाहती है कि अपोजिशन को इंगेज रखें, ये नहीं कि वो सब इकट्ठे हो जाए। दैट डज नॉट सूट अ गवर्नमेंट। नहीं, जाहिर है वो इकट्ठे हों या ना हों, बात ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो पिछले दिनों जमात इस्लामी ने किया, अपोजिशन ही है वो, तो आपने देखा गवर्नमेंट ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उस मामले को जो है कीमतें बढ़ा दी। नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन मामला वो जो डिस्पर्स हुआ तो वो बातचीत के ज़रिए ही हुआ ना। मतलब कोई उनके ऊपर शेलिंग नहीं की गई, कोई उनके ऊपर जिस तरह कहते हैं कोई हमला नहीं किया गया, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा, और ना ही उन्होंने किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया। तो ये तो सियासी इख्तिलाफ उन पे क्यों करते हैं आप? देखिए, नहीं वो बिल्कुल यही तो मैं कहता हूँ कि वो पार्टी जो पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर मुल्क के अंदर आग लगा देती है, मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमला देती है, धरने करती है। पहले से 9 मई से पहले 9 मई के धरने कब हुए थे? धरनों के बाद इधर PTV पर हमला कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के जंगले किसने तोड़े थे? असम्बली के जंगले किसने तोड़े थे? कौमी असम्बली के जो है वो ये लॉजिस के सामने जिस वक्त हम अपोजिशन पर इकट्ठे आ गए। देखिए, मैं आपको एक फ्रिया साहब, मैं आपको PTI को तो आप कहते थे इंतशार पसंद, फ्रिया साहब इंतशार पसंद है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,
इनकी ग्रूमिंग, इनकी सियासी परवरिश इस तरह हुई है नफ़रत के माहौल में कि ये पाकिस्तान के ऊपर पहले दिन से हमलावर हैं। चाहे ये इस्लामाबाद के वो ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाएं, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देने के बावजूद रेड जोन के अंदर घुस जाएं। आपकी पॉपुलैरिटी का पता है, 4 दिन पहले आप KPK में आपका कैंडिडेट 4थे नंबर पर आया जहाँ पर आपकी हुकूमत है, इलेक्शन हुए। तो ये छोड़ दें, आप ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आप पूरे पंजाब से इलेक्शन हारे हैं, मुल्तान से हारे हैं आप। अच्छा, जो इलेक्शन जीत जाए वो आप जीत जाए, वो आपकी पॉपुलैरिटी है। जो इलेक्शन आप हार जाएं वो आपके साथ धांधली होगी है। तो ये घिसा पिटा जो बयानिया, इसको खत्म करें। हाँ, ये आपका सवाल था, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये इकट्ठे होकर आ जाएं, ये इकट्ठे होकर आएं या अकेले होकर आएं। अगर प्रोटेस्ट पर अमन होगा तो वो तो उनका राइट है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऊपर ये स्टैंप लगवा चुकी हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात किए, उन्होंने तोड़ फोड़ की है, उन्होंने मुल्क में जलाओ घराव किया है, उस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। अगर हमने नुकसान ही पहुँचाना हो या हम जमात इस्लामी को रोक लेते हैं ना। एक जगह में मीम्स बड़े मजे की आजकल बच्चे बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि PMLN आंखें क्यों नहीं बंद कर लेती, 10 घंटे आंखें बंद कर ले आपको PTI नहीं नजर आएगी। एक मीम थी। नहीं, सख्ती तो है, देखें बात ये नहीं, ये देखें जो हमारे आप कानून बना दें कि 10 घंटे आंखें बंद रखें। शोएब शाहीन साहब को नजर आए। शोएब शाहीन साहब को मैंने 6 महीने बाद पहली दफ़ा मुस्कुराते हुए किसी प्रोग्राम में देखा। मेरी हसरत थी, आज इन्होंने पूरी की है। मकसद ये है कि ये मैंने इनको हंसते, इतने जब से इलेक्शन हुए इतने डिप्रेस थे हर प्रोग्राम में, यकीन करें। आज आपके प्रोग्राम के वजह से मुझे हंसते हुए नजर आए, मैं खुश हो गया। शोएब शाहीन साहब, अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी दुआ है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल right back. And welcome back. PTI की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, आप लोग अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर रहे हैं जनरल फैज की गिरफ्तारी से, अगरचे उसका एक हिस्सा था SPI की प्रेस रिलीज का कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं पॉलिटिकल जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिससे एक आम तासुर ये है कि ये PTI के साथ रिलेटेड है ये पैराग्राफ। देखें, एक बात तो मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं, मेरे भाई जो गुलोर साहब फरमा रहे हैं ना, आप हम हारे हम जीते, उनको कहें आप सिर्फ अपने सबसे बड़े कायद नवाज शरीफ का हल्का खुलवा दें, आपके पास सामने सच सामने आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये साहब बात कर ले, मैं इस पे जवाब दूंगा। आप किसी भी हल्के किसी भी मीडिया के बंदे से आप रिपोर्ट ले लें, दूसरी तरफ कहते हैं कि ट्राइब्यूनल को हम कहेंगे, ट्राइब्यूनल तो आप चलने नहीं दे रहे हैं, आपने लॉ को ही अमेंड कर दिया, पहले ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद लॉ अमेंड आए कि हम हैंड पे जज जिस वक्त चाहेंगे बना लेंगे। छोड़ें इन सारी बातों को, आप अगर ने इस मसले का हल निकालना है तो हल निकालने के 1000 तरीके हैं, मगर आपने हल नहीं निकालना। हम गए हुए सुप्रीम कोर्ट में ना पहले दिन से, जुडिशल कमीशन बना दें, लेट इट बी फाइनलाइज्ड। हम तो सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए हैं, और वो जो जराइम की आवाज का बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर, जिस तरह इन्होंने उसको यूज किया, छोड़ें। अच्छा जी, हमें कहते हैं कि जी आप तो इंतशारी टोला हैं, इंतशार फैलाते हैं। भाई मुझे बताते हैं, हम इमरान खान के कहने पे जमात इस्लामी के धरने में मैं शरीक हुआ बतौर कायम मकाम सेक्रेटरी बला, ठीक है। मेरे साथ MNA फॉर्म 45 के शहजाद रियाज साहब भी थे, हमारे साथ 2-250 मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए। मैंने वहां स्पीच की, मेरी स्पीच वहां इलीगल है और वो धरना कानूनी है, विद रिस्पेक्ट जमात इस्लामी का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। आप आधी स्पीच छोड़ के चले गए क्यों? गिरफ्तारी का खदशा था? नहीं, मैंने पूरी स्पीच मुकम्मल की। उस स्पीच के बाद उनके नमाज मगरिब का टाइम था, मुझे शहजाद रियाज और उनके अपने नुमाइंदों ने आकर कहा कि जनाब आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई हुई है। मैंने कहा तो अच्छा है, तो हम उन्हीं के सामने से निकले, फिर हम मोटरसाइकिल पे बैठे, मेरे सारे वर्कर्स, हम लोग, फिर जाकर हमारी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाड़ी, ये मोटरसाइकिल पे आप शेख रशीद साहब के स्टाइल में बैठे। अच्छा सुने, क्योंकि वो शेख रशीद साहब की फुटेज बड़ी वायरल हुई थी। मैं तो मुजरिम हूँ वहां तकरीर करने का, वो प्रोग्राम लाफुल है लेकिन उस पर मुकर्रर अनलाफुल है। यहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के गजा फलस्तीन के इशू पे धरना दे के बैठे थे, मैंने उनके प्रोग्राम में जाकर फलस्तीन की काज के लिए स्पीच की, वो तो कानूनी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कहता करें क्योंकि एक काज के लिए वो आए, मगर
मेरे खिलाफ FIR कटी के मैंने वहां आके स्पीच की है। और बात यह है, और फलस्तीन की काज के लिए स्पीच क्यों की है। अब बात यह है कि इनका दोहरा मेयार सारी दुनिया जान चुकी है, इनका किरदार सबके सामने आ चुका है। अब आ जाए फैज हमीद की बात पे। फैज हमीद साहब को ये एक इंटरनल इशू है फौज का, मैं उसको वेलकम करता हूँ। कल का मेरा आप तमाम टॉक शोज आप उठा लें, मैंने कहा जी अच्छी बात है कि रिवायत का आगाज हुआ है। आप वेलकम कर रहे हैं एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI। जी मैं कायम मकाम था, अब मैं नहीं हूँ, मैं बतौर मेंबर कोर कमेटी मेरी एक राय है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। अच्छी बात है कि आपने आगाज किया है। 26 के करीब हमारे बंदे गायब हैं इस वक्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया हुआ है, कल बुलाया हुआ है सेक्रेटरी डिफेंस को, परसों के लिए सेक्रेटरी इंटीरियर को, अजहर मिशवानी के 2 भाई उठाए हुए हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर को, DGFI बनाया जी इस्लामाबाद को। आप देखें आज जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आप पहले इस तरफ तवज्जो दें, जहां जुल्म हो रहा है उसको भी तो आप रेक्टिफाई करें ना। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ है आपने साबित होना है। कुछ है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। वो है ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट जो ये कहता है 2019 में मुझे कहा, ये उन्होंने 3 दफा स्टेटमेंट दी है जी। जनरल फैज ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद का हमें जनरल बाजवा फैज हमीद ने कहा, तमाम पार्टीज मौजूद थी। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर कम से कम जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उसके ऊपर तो फिर उसको ख्वाजा आसिफ को भी शामिल करो, और उसके ऊपर आप सबसे पहले बाजवा साहब को भी शामिल करो। क्यों नहीं कर रहे आप? तो फिर सबके खिलाफ एक्शन लो कानून के मुताबिक। अगर जनरल फैज हमीद के खिलाफ अगर लेट्स से वो वादा माफ गवाह बन जाए और बानी तरीके इंसाफ के हवाले से दे दे इंफॉर्मेशन, तो कितनी मुश्किल में होंगे बानी तरीके इंसाफ? कुछ भी नहीं होगा। अब 15 महीने से कह रहे हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जब उन्होंने पूछा जो एविडेंस आपके पास अवेलेबल है ले आए, वीडियो, ऑडियो, स्टेटमेंट, कोई भी चीज वो लेकर गए। क्या किया? वो आप जरा जजमेंट पढ़ लो, आपको सारा पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ एक बात, हमारी नेक नियति देखें। हम तो 15 महीने से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाओ। और सबसे बढ़कर ये कि कौन है वो शख्स, कौन है वो अशखास, कौन है वो इदारे जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई है, और वो क्यों चुराई है, और उसके पीछे उनकी रीजन क्या है। तो लिहाजा इससे नेक नियति और बदनीयति दोनों सामने रख लें। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब ये क्विकली बता दें जो ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ ने कहा है, यू ट्रस्ट ख्वाजा आसिफ, राइट? सीनियर तरीन बंदे हैं आपकी पार्टी के, अब ज़ाहिर मियाँ साहब नहीं है लेकिन सीनियर बंदे हैं आपकी पार्टी के। सो वो जब कह रहे हैं कि हमें जनरल फैज ने कहा हुकूमत बना लो, देखें बात ये है कि तो हमने हुकूमत बनाई तो नहीं, ये तो उनकी ऑफर बता रहे हैं। UNC में आप लोगों ने देखें पहली बात तो मुझे 2019 में कहा, मुझे ये बात 2 साल बाद बना नहीं भाई, हम अदम एतमाद लेकर आए और हमने एक गैर आईनी गैर आईनी और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक आईनी तरीके के साथ हम आए। हमने कोई हमने कोई अंपायर की उंगली के जरिए नहीं आए थे, हमने अदम एतमाद किया था। हमने अदम एतमाद किया। और दूसरी बात, शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं, देखें इन्होंने नवाज शरीफ साहब के हल्के की बात की। 2013 के इलेक्शन इन्होंने रोलर डाला, धरने दिए, मुल्क में इंतजार फैलाया, जी बड़ा घपला हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जुडिशल कमीशन बना, उन्होंने जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं। इन्होंने इलेक्शन के, आपको पता है कि स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब का हल्का था, वो उसी हल्के से दोबारा जीत कर आए। 2013 वाली धांधली 2018 में भी नहीं हुई, ठीक है, और 2024 में भी नहीं हुई। ये प्रोग्रेस ही की है माशाल्लाह। देखें दूसरी बात यह कि इस तरह से अगर हम फैसले सुना दें तो वो तो मेरी आपकी या इनकी अपनी राय है ना, शुएब साहब की। असल बात यह है, ये कहते हैं फार्म 45 हमारे पास है, आपके पास यकीनन जेली फार्म 45 है। उन चीज़ों को उनका फराज़े करवाना, उनको चेक करना, ये सिर्फ TV टॉक शोज में बैठ के मैं कह देता हूँ मेरे सारे फार्म 45 ठीक हैं, मैं जीता हूँ, कहने में क्या हर्ज है? आप मुझे रोक सकती हैं कि मैं ये बात ना करूं? आप इनको रोक सकती? सारे जेली 2 नंबरियां करने तो बात नहीं आते, गुजारिश करने का ये सर मेरी गल तो सुनो ना, मुस्तफा नवाज खोकर के भी जाली हैं, मेरी वो मैच हो गए आपस में।
देखें मुस्तफा खोखर साहब इस वक्त गवर्नमेंट में तो नहीं, दायरे हमारे तो पॉलिटिकली वैसे तो मेरे दोस्त हैं, भाई मेरे दोस्त हैं। जाली कॉपी ले खाकान अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं, उनसे बड़ा प्यार, आज भी प्यार में खाकान अब्बासी साहब से अकेले में पूछे वैसे फॉर्म 45 नहीं, देखें आज भी खाकान अब्बासी साहब से पूछे, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई 2018 झूठे मुकदमा बात करते हैं ना, वो आज भी उस नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी पूछे उनसे आप जाके कि मरी से कौन जीता। देखे दूसरी बात ये है कि 2000 ये जो इलेक्शन हुआ है, अभी मनसेरा वाली सीट नवाज शरीफ साहब हारे, कैप्टन सफदर साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हालांकि अगरचे हम समझते हैं कि उनका गुफ्तगू का अंदाज़ एज अ पार्टी वर्कर मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई। हम ये कहते हैं कि एज अ पोलिटिकल वर्कर कोई बंदा भी ये पॉइंट उठा सकता है कि उसके किसी न किसी हल्के में उसके साथ गड़बड़ अगर हुई है, तो हमारा सिर्फ ये मकसद है कि वो मुतलका फोरम पे जाए, उस पे जाकर करे, मुल्क को इसमें सिर्फ बयानात दे के कैश करवाने की कोशिश ना करे और पूरे मुल्क में धांधली नहीं। क्विक पॉइंट दोनों के, मुझे क्विक इनपुट चाहिए। शुएब साहब, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजमी है, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रिजर्व सीट के फैसले पर अमल से आइन के आर्टिकल 51 और 106 की डायरेक्ट वायलेशन है, इस पे अमल ही नहीं हो सकता, फिर अब क्या करें? देखें, पहली बात तो यह है कि आइन की तशरीह किसने करनी है। आर्टिकल 51 की तशरीह कर दी है ना सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, 8 रुकनी बेंच बल्कि 11 रुकनी बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया। तो अब उस फैसले के ऊपर कोई पार्लियामेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर एपलेट अथॉरिटी बन जाएगी या गवर्नमेंट बन जाएगी कि जी हमने इस फैसले को मानना है, इस फैसले को नहीं माना। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप रिव्यू में जा सकते हो, आपको हक हासिल है, मगर आप फैसले पे अमल दरामद करने से आप किसी सूरत अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। और अगर आप करेंगे तो चीफ जस्टिस वो मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और माजी में भी हुए हैं। ये असल में समझ रहे हैं कि जैसे पिछले साल जस्टिस बदियाल साहब के फैसलों को हमने हवा में उड़ा दिया था और 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराए थे, इसी तरह हम इस फैसले को भी हजम कर जाएंगे किसी न किसी तरीके से। मेरा नहीं ख्याल कि ये हजम कर पाएंगे, ये फैसला उनको अमल दरामद करना पड़ेगा। अली गौहर बलोच साहब के बारे में खुशखबरी ऑलमोस्ट लग रही है कि अनफोल्डिंग खुशखबरी है, इन्हें 97 फैसलाबाद में आप 2303 वोटों से हारे हैं गालिबन, राइट। दोबारा गिनती में खबरें आई कि आप 3000 से ज़ायद वोटों में कामयाब हो गए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती को कलअदम करा दिया। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? हम गए हुए हैं अपील में। सो उम्मीद है आपको कि आपका मामला ठीक हो जाए? जाहिर है जो भी जाता है वो उम्मीद पे जाता है। जो कल का फैसला उसकी रोशनी में तो बड़ी मैं ये कहता हूँ कि जो भी अदालत, देखें हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मैंने कबूल किया, मेरा राइट है कानूनी। शुएब साहब जाहिर है आजकल जरा ये कहते हैं मुझ पर मुकदमात अवेलेबल नहीं है बड़ा, अगर ये अवेलेबल होते तो हो सकता है मैं अपना केस जो है वो इनको देता। अगर बलोच भाई कुछ लिहाज करते तो वो अपना ये अवेलेबल नहीं थे, तो फिर जाहिर है फिर इनकी जगह कोई और दोस्त थे, उनको रिक्वेस्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं तस्लीम करूंगा। मैं किसी चौक में खड़े होकर किसी चौक में आग नहीं लगाऊंगा। हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, कानून का एहतराम किया, तस्लीम किया है और जो आगे एपलेट कोर्ट है उसमें गए। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँ, शुएब साहब अगर ये तो वहाँ 10,000 13,000 वोट मुस्तरद हो गए, आपका तो 2-3 का फर्क है। 9,500 वोट मेरा रिजेक्ट हुआ है, 9,500 रिजेक्ट हुआ है, हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये है कि मैं इनको सबूत दिखा सकता हूँ, जिस रात पोलिंग हो रही थी, जब रिजल्ट आ रहे थे, रात के 3 बजे तक 3500 की मेरी लीड चल रही थी। रिजल्ट तमाम कंपाइल हो चुके थे, सिर्फ 2-3 पोलिंग स्टेशन रहते थे। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं हम फलां मुकदमे में, उन्होंने कहा जी वो ले आओ, कोई ऑडियो ले आओ, कोई वीडियो ले आओ, कोई वो CCTV ले आओ। भाई आप भी जानते हैं हर जगह CCTV भी नहीं है। CCTV जमा करा दिए गए हैं, IG पंजाब का बयान आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अच्छा, मैंने एक सवाल आपके प्रोग्राम में शाहीन साहब से ज़रूर पूछना कि ये कह रहे हैं कि मैंने तकरीर की, मैं तकरीर के बाद मोटरसाइकिल पर बैठ के चला गया शेख रशीद साहब के स्टाइल में। देखें हुकूमत कितनी बेवकूफ़ है
कि उनको तकरीर करता हुआ शुएब शाहीन नज़र नहीं आया, उन्होंने पकड़ना है, और मोटरसाइकिल में मजमे में बैठ के आराम से जाते हुए पकड़ना। भाई आपको वहम हो गया शुएब भाई, आप भी मेरी तरह आम वर्कर आदमी हैं, आप इतने बड़े लीडर अभी नहीं बने कि आपको को पकड़े जाकर, आप कोशिश बड़ी करते हैं, कोई उनको पकड़ने नहीं हाँ आया। ये बलोच हैं, ये अपने आप को लीडर बनवाना चाहते हैं, अभी लीडर नहीं बने। अगर आपको पकड़ना होता तो जलसे में जाने से पहले भी आपको पकड़ सकते थे। बड़ी धमकी लगा दी है उन्होंने। अगर पकड़ना होता तो हम जलसे में जाने से पहले पकड़ते। फिर ये कहते हैं कि वो मैंने फ़लस्तीन के हक में तकरीर की, उधर नहीं पकड़ा। अगर पकड़ना होता तो हम आपको उधर लहून तुसी दफ्तर से बाहर निकलो मैं तुम छोड़े पढ़ना आधे घंटे। अगर पढ़ना हो तो मैं नहीं, मकसद मेरा ये गुजारिश करने का, पकड़ना होगा तो पकड़ा जा सकता है। ये ऐसे ही हर प्रोग्राम में करनी, यही इन्होंने वीडियो खान साहब को दिखानी, मेरी बड़ी कुर्बानियां दी जी, मैं उधर पकड़ने लगे थे उधर। शुएब साहब हम आपको नहीं पकड़ना चाहते, आप जितनी मर्जी तकरीरें करें, एफआईआर की बात कर रहा हूं, यानी जो हम आपको नहीं पकड़ना चाहते, आप क्यों पकड़ दें? सुने ना, थाने के अंदर भी जाओ फिर भी नहीं तो पढ़ना, कमाल गल है, थोड़ी जरूरत है। मसले का हल सुन लेना, मैंने कहा है जो धरना हो रहा है या जो प्रोग्राम हो रहा है वो कानूनी है, जो मुकर्रर है वहां तकरीर करने वाला है उसके खिलाफ एफआईआर कटेगी, या उसको पकड़ने के लिए अगर आए हैं तो ये भाई जो लोग 4th शेड्यूल में होते हैं उनको तकरीर करने का हक नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी 9 मई को आग लगा चुके हैं, हम फिर तकरीरें करवाएं, पता नहीं तकरीर में क्या बोल के क्या आग लगा दें। शुएब शाहीन साहब वो कह रहे हैं सुनने की आदत तो डालो। मेरी तकरीर आज तक कोई खुफिया नहीं होती, मेरी तकरीर बबांगे दोल सबके सामने पूरी सोशल मीडिया में भी चलती है, पूरे मीडिया में भी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वहां कहता हूँ वो यहाँ कहता हूँ, मैं सबके सामने फिरता हूँ, अकेला बैठा हूँ, सबके सामने हूँ, जिसने मुझे गिरफ्तार करना है सबके सामने करे। लेकिन मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी कि जो प्रोग्राम करने रखने वाला है, जिसका प्रोग्राम है वो कानूनी है, जो मुकर्रर है वो गैर कानूनी है, उस पे एफआईआर हैं। मैं आपको अभी एफआईआर की कॉपी भेज देता हूं। अगर ये तर्ज़े अमल है आपकी तो फिर मेरा उसके ऊपर एतराज था। ठीक है, ओके, ठीक है। शुएब साहब मैं जाती दफा सिर्फ एक आपको बात बता दूं, आपके सारे फॉर्म 45 जाली हैं। आप जाली 45 फॉर्म बना के प्रोपोगंडा आपकी पार्टी करती है। मैं जाते तब आपको बता रहा हूँ, ये आपका किसी दिन आप यकीन करें अदालतों के अंदर आपने रुसवा होना है। वो फॉर्म 45 ये जेली ना दिखाइएगा, फंस जाएंगे। सरकारी गलत पेपर बनाने के भी पर्चे होते हैं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ एज अ दोस्त, ये गलती ना प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे, अदालतों में पेश ना कीजिएगा फॉर्म 45, उसका भी पर्चा हो जाना है आप पर। आप फिर इस वक्त सियासत देखिए, सियासत होती है अखलाकियात के साथ। मैं ताबेदार, कोई अखलाकियात से हट के मैंने बात की है तो अभी बताएं, आपसे माजरत कर लेता हूँ। इतना बढ़ जाए कि आप उसको सच को आप झूठ साबित करने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। We have to wrap it up, gentlemen. Thank you so much for being on the program. लेकिन इंटरेस्टिंग डिबेट थी। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनके ऊपर एक एक्सपर्ट की राय लेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम हबीब अकरम साहब। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हलकों में दोबारा गिनती के हवाले से फैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। नून लीग के लिए अच्छी खबर हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या सियासी असरात होंगे इस फैसले के? देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो भी मामला हुआ और जिस तरह का ये फैसला आया है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो जस्टिस काजी फायज ईसा और नईम अख्तर अफगान साहब के फैसले में लिखा है, अगर उस उसूल को मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी कुछ ऑर्डर्स कर सकता है या इस तरह की चीज़ें कर सकता है, तो फिर तो पूरे का पूरा इलेक्शन ही खुलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। और जब ये तासुर भी ख़ास तौर पर पैदा हो चुका हो कि बेंच को देख के अंदाज़ा लगाया जा सके कि फ़ैसला किसी पार्टी के हक़ में होगा और क्या होगा, तो भी एक बदकिस्मती की बात है। तो इसने पॉलिटिकल सिचुएशन में तो कोई जौहरी तब्दीली नहीं की या कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं की, लेकिन कम से कम एक बैटल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो रही हैं कि इसमें ये बात कम से कम ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो क्यों कहती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा
वो जब जो उससे मुतल्लिक फैसले हों तो उनकी तरफ उनको एडजुडिकेट ना करें। तो बहरहाल PMLN को अगर जहां फायदा हुआ है तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिली। बट कल से पहले हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 15 नशिस्तें दरकार थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 12 नशिस्तें चाहिए। उमर अयूब साहब ने खदशा जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती करा कर तकरीबन 20 नशिस्तें नून लीग को दे देगा। सो क्या 2/3 की अक्सरियत हो जाएगी फिर PMLN की? देखिए 2024 का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है और उस इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अभी तक रुका नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अबहाम मौजूद हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिस्टम की सहूलत के लिए वो अबहाम ख़त्म करने की बजाय या उन गलतियों को दुरुस्त करने की बजाय मज़ीद मक्खियों पे मक्खियाँ मारी जा रही हैं। यानी ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनके बारे में तमाम जो फैसला पढ़ने वाले और फैसला सुनने वाले लोग हैं वो उससे इत्मीनान का इजहार नहीं कर पा रहे। तो अगर इस तरीके से 20 नशिस्तें क्या देनी है, मेरा तो ख्याल है कि ये तकल्लुफ़ ख़त्म करके फिर पूरा कर देना चाहिए कि पूरी की पूरी 336 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को, अपनी पसंद की जमातों को बांट देनी चाहिए, क्योंकि अवाम का जो फैसला था उस मैंडेट का इजहार मौजूदा असम्बली नहीं है। तो जब मौजूदा असम्बली उस मैंडेट का इजहार ही नहीं कर पा रही तो इसमें 2/3 अक्सरियत मिले या 3/4 अक्सरियत मिले या पूरी की पूरी अक्सरियत मिल जाए, बाकी तो चीजें फिर इररिलेवेंट हो जाएंगी। लेकिन अब ये बात बड़ी खुल के एक दफ़ा फिर कही जा रही है कि एक्सटेंशन मिलेगी चीफ जस्टिस को। क्या करना चाहिए चीफ जस्टिस को? कि कोई अर्ली नोटिफिकेशन होना चाहिए नेक्स्ट चीफ जस्टिस का, जैसे इन चीफ जस्टिस के लिए हुआ, या उनको क्लियरली कह देना चाहिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन? देखिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एक बहुत बड़ा एक उनके पास लेगेसी का मौका है। जिस तरह लाहौर में उनके वालिद के नाम पर एक सड़क है, वो एक उसका नाम ही काजी मोहम्मद ईसा रोड है। अब उनके वालिद की लेगेसी है जो आज तक चलती आ रही है। यहाँ से ऑनवर्ड जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने भी सवाल है कि क्या वो अपने ओहदे पर कायम रहने के लिए किसी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा बन जाएंगे जो मुकम्मल तौर पर शेडी हो, जो ग्रे एरिया में हो। इसकी तवक्को मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब किसी एक ख़ास अंदाज में जब ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं या ये तासुर बनता जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूदगी इस सिस्टम की तक़वियत या इस सिस्टम की उम्र लंबी करने में कोई किरदार अदा करेगी, तो ऐसे मौके पे जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये तवक्को बेजा नहीं है कि वो इस तरह की किसी भी स्पेकुलेशन की तरदीद कर दें और वाजे कर दें कि उन्होंने अपने लिए क्या सोच रखा है। और अगर एक दफ़ा वो ऐसे कर देंगे तो यकीनी तौर पर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनकी इज्जत में इजाफा होगा, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे मर्तबे के लोग अब इस बात के मोहताज नहीं है कि उनकी चीफ जस्टिसी वो 1.25 साल के लिए चलती है या 4 साल के लिए चलती है या 3 साल के लिए चलती है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारी तारीख का और हमारी अदालती तारीख का एक अहम हिस्सा है। उनके तर्ज इस्तदलाल से इख्तलाफ किया जा सकता है और मैं उन लोगों में से हूँ जो मुअद्दबाना उनके तरीक़े इस्तदलाल से इख्तलाफ करते हैं और उसका खुल के इजहार भी करते हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम उनके ऊपर कोई इस तरह का एस्पर्शन कास्ट करना कि वो किसी भी तरीके से किसी सिस्टम को, यानी वो देखेंगे कि मुल्क के अंदर अदलिया किसी गैर जमहूरी बंदोबस्त का हिस्सा बन जाए या किसी मशकूक किस्म के बंदोबस्त का हिस्सा बन जाए, मेरी उनसे ये तवक्को नहीं है। हबीब साहब, NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला, ये दोबारा गिनती जहाँ पर हुई है, हमने देखा कि इसमें जो डिफरेंस है, जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनकी तादाद 14,000 और 10,000 हुई। PTI के उम्मीदवारों के ज़्यादा मुस्तरद हुए इन हलकों में। मैं चाहती हूँ आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें इन हलकों पर। फरीहा, अगर तो ये सिर्फ 3 सीटों का सवाल होता, यानी सिर्फ 3 सीटों पर बात हो रही होती, तो फिर आप और मैं ये सवाल उठाते हुए ज़्यादा यानी यूँ कहिए कि सवाल की मंतक भी होती, ये सवाल लॉजिकल होता। प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे नवाज शरीफ साहब से लेकर नीचे तक मोहतरमा मरियम नवाज तक की नशिस्तें ज़ेर बहस हों,
उनके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फर्क निकल रहा हो, तो फिर जो सही मामला भी होगा जो PMLN की फेवर में जा रहा होगा तो उसके ऊपर भी शुकूक व शुबहात रहेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो इलेक्शन है ये एक मशकूक इलेक्शन है, ये लोगों के मैंडेट का मजहर नहीं है। तो और जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन का ताल्लुक है या पर्सनल राय का ताल्लुक है, तो मैं उस बारे में आपको अर्ज कर दूं कि दुनिया में आज तक कभी कोई सर्वे 47% गलत साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ योर्स ट्रूली को एजाज हासिल है कि इसका किया हुआ सर्वे 47% गलत हुआ, 1-2% नहीं, तकरीबन 50% गलत साबित हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर मैं देखूं तो मैं तकरीबन 100% दुरुस्त हूं, लेकिन जब मैं इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज देखता हूं तो मैं 47% गलत हूं। तो लिहाजा ऐसा शख्स जिसको अपने सर्वे के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन का सामना करना पड़े तो वो खामोश ही रहे तो अच्छा है। राइट, भाई हबीब साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन पे तो बहुत नुक्ताचीनी होती है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किरदार को हम कैसे देखेंगे थ्रू आउट दिस इलेक्शन, पहले भी और बाद में भी? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का रोल है तो वो पाकिस्तान के दस्तूर में दिए गए किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया है जब जब इलेक्शन का सवाल आया है। मिसाल के तौर पे 2 सूबों की असम्बलियां टूटी और दस्तूर में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, लेकिन उस वक्त हमारी हुकूमत ने यह तर्ज अमल इख्तियार किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो लोग हैं ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, इनके लिए 90 डेज की पाबंदी, इनके चूंकि दस्तूर में इनका भी हक है, लेकिन ताकत के नाम पे अगर इनके यानी इनके साथ जो दस्तूर ने वादा किया है उस वादे की पाबंदी ना भी की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने जब इस मामले में अपना किरदार अदा किया, बिलखुसूस जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, तो उनके खिलाफ ना सिर्फ एहतजाज हुआ बल्कि खुद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक कमजोर पोजीशन ली और ऐसी पोजीशन ली जिसके नतीजे में दस्तूर पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ। उन्होंने जो फैसला किया उसके ऊपर अमल दरामद ना करने वालों के लिए कोई सजा वो तजवीज नहीं की उन्होंने, हालांकि उनके पास वक्त भी था, लेकिन बहरहाल अब वो सिचुएशन गुजर गई। उसके बाद फिर जब इलेक्शन का सवाल आया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया, उस पार्टी के बारे में ऐसा फैसला किया गया जो खुद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसको दुरुस्त नहीं पढ़ा था, लेकिन दुरुस्त ना पढ़ने के बावजूद वो तमाम के तमाम नताइज जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। तो गोया ये एक तजाद तो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैदा हो गया। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के अंदर यानी इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी 184(3) के तहत सुओ मोटो इख्तियारात से मुसल्ला और लैस थी जब सुप्रीम कोर्ट की इमारत से चंद कदम दूर ये फैसला इलेक्शन कमीशन की इमारत में गलत तौर पर पढ़ा जा रहा था और उस इंटरप्रिटेशन की हर रोजाना की बुनियाद पे टीवी पे अखबारात में उसकी तशहीर भी हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी अदलिया ने डेफिनेटली किसी न किसी यकीनी तौर पर किसी कानूनी इस्तदलाल की बुनियाद पर अपनी आंखें बंद किए रखी। और उसके बाद जो आज का हम देख रहे हैं कि उसमें बाकायदा तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो प्रोसेस है उसको सर्कमवेंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो तर्ज अमल है या जो इस्तदलाल है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस आम इस्तदलाल से हट के है जो आम आदमी की समझ में आता है। सो हबीब साहब, बानी पीटीआई बार बार फौज को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, क्या आपको शर्फ कबूलियत मिलेगी इस दावत को? देखिए, इब्तदा में हर मुज़ाकरात की ख्वाहिश जो है वो जरूरी नहीं फौरी तौर पर पूरी हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात होता है मुज़ाकरात एक खास वक्त पे होते हैं। जब कोई एक फरीक महसूस करता है मुज़ाकरात करना तो बाज़ औक़ात समझता है कि मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब मुज़ाकरात की बात चलती है तो खत्म भी ये मुज़ाकरात पर ही होती है। तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर आज सूरत हाल ऐसी नहीं है तो कल, परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सूरत हाल यही होगी कि जहाँ पे हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा। क्या कोई अबूरी सेटअप आ रहा है एक तासुर बनाए इस हवाले से भी? देखिए, पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती और पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं है कि बनी नहीं है हुकूमतें बन चुकी हैं इस तरह की हुकूमतें भी टेक्नोक्रेट्स की। और जब इतनी कमजोर हुकूमत हो जो खुद डिलीवर ना कर पा रही हो तो ऐसे मौके पे जब ये बात होती है कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी तो ये कुछ इतनी बेबुनियाद नहीं है। और पाकिस्तान में आप जानती हैं प्रिया कि
बाज़ औक़ात माहौल या अफराद की तब्दीली के साथ ख्यालात और नज़रियात भी बदल जाते हैं हुकूमत के बारे में। तो अब चूँकि वो वक्त करीब आ रहे हैं, तो इस वजह से इस तरह की जो ख्वाहिशात हैं या इस तरह की जो प्लान्स हैं वो भी सामने आने लगे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें इस बात पे भरोसा करना चाहिए कि हम अपने दस्तूर के मुताबिक ही चलें। हबीब अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर एक्सपर्ट एनालिसिस। हम रैप अप करेंगे, लेकिन जाते जाते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अदलिया की पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत पर तनकीद कर दी है। एक हमें फेस ऑफ नज़र आया, गवर्नमेंट एक तरफ नज़र आई PMLN लीड करती हुई और दूसरी तरफ अदलिया का एक हिस्सा नज़र आया। लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि अदलिया पार्लियामान में मुदाखलत कर रही है और अगर मामलात बिगड़े तो इसकी जिम्मेदार भी अदलिया होगी। सो पीपल्स पार्टी की पोजीशनिंग अब वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।